जहाँ क प्रत्यय प्राप्त न हो पर आपको यहाँ पर करवाना हो, क प्रत्यय जो है प्राप्त ना हो रहा हो और करना हो, तो मूल विभजादि गण में देख लेंगे उसको। जैसे तुजादि नाम दीर्घोभ्यास से, अब आकृति गण है वो, वेद में कहीं भी अभ्यास को दीर्घ होगा ना, दाधार पृथ्वी द्यामुतेमाम, लौकिक भाषा होती तो दधार बनता, ठीक है, तू जाना बनता, लौकिक भाषा होती तो शब्द अपनी तरफ से हाँ जोड़ते जाते हैं कि इस गण में ये शब्द भी है, ये शब्द भी है, जो भी देखें शब्द संस्कृत साहित्य में वो फिर कोई उसमें जोड़ जहाँ पे पढ़ा हुआ है वहाँ जोड़ते नहीं, या फिर केवल अपने प्रयोग करके दिखा लेते हैं बस, उसमें जोड़ते नहीं जाते, मतलब हाँ उसमें पुस्तक में नहीं लिखेंगे। जो गणवादी गण में अंत में दिया हुआ है आकृति गण लिखा है, मतलब ऐसी ऐसी धातुएं और भी बन जाएंगी। उसमें मूल शब्द कौन सा लिए हुए, जैसे यहाँ मूलानी विभुजति इति मूल विभुजो रथः, ये उपसर्ग सहित यदि आ गई धातु जैसे क्या नहीं, कैसे कल्पना कर ली आकृति कि अनुपसर्ग से कहा है और ये उपसर्ग से है। हाँ तो अनुपसर्ग का तो ये कहा है ना, अनुपसर्ग रहते कै होता है, और यहाँ उपसर्ग दिखाई दे रहा है, आंग पूर्वक ख्या धातु। नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है ये मूल विभजादि गण में कै प्रत्यय कहा है, तो यहाँ कै प्रत्यय हो रहा है जो कि प्राप्त नहीं था। यदि प्राप्त था तब तो इस गण में क्यों लाते हम, फिर तो हम यूं कह देते कि आतो अनुपसर्ग एक कै हो गया। जो सूत्र प्राप्त करा रहा है कै, उसी का नाम लेते, फिर इस गण में लाने की क्या जरूरत थी। इस गण में तो इसलिए लाए कि ये कै प्रत्यय प्राप्त नहीं था। यहाँ दो पक्ष हैं कि ईऊ की नदी संज्ञा होती है इकारांत उकारांत की, कश का कारण इकारांत उकारांत पक्ष को लिया है, मानी ई उ इस वर्ण की नदी संज्ञा होती है या इकारांत उकारांत की होती है। हाँ, ई उ या इकारांत उकारांत, दो पक्षों में से। क्यों सीमित क्यों होगा, स्त्री के आख्या वाला जैसे ई प्रत्यय नहीं होता है ये, और उ प्रत्यय स्त्री के आख्या वाला नहीं होता है, ऊंग प्रत्यय होता है, कहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है। प्रत्यय को कैसे लाएंगे हम यहाँ पे, ई उ कह रहे हैं तो केवल हाँ, ई उ जो भी है शास्त्र में, ई उ स्त्री के आख्या वाला क्या है, प्रत्यय है। तो इसमें दिक्कत ये आएगी, कहीं आधी शब्द है तो इसकी ये ई नहीं है स्त्री के आख्या वाला, पूरा आधी तो हो जाएगा स्त्री के आख्या वाला। ये ध्यायते संप्रसारणम, ध्या धातु से संप्रसारण करके ध्ययी धातु को संप्रसारण करके धी बन गया है। हाँ, तो संप्रसारण करके जैसे बना दिया, ये जो है ना आधी शब्द में, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आधी शब्द में ई स्त्री के आख्या वाला नहीं है, आधी स्त्री के, यहाँ तो ठीक है स्त्री आख्या वाला ई हो सकता है, और जैसे हे लक्ष्मी है, हे यवागु है, आधी ब्राह्मणी, ब्राह्मणी शब्द तो हो जाएगा ब्राह्मण्य, आध्य ब्राह्मण्य। यहाँ पद्मंजरी में जो दिया है ना, ये ऐसे दिखाना चाहिए, आध्य, ये कोमा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोमा दिया है क्या आपके में, क्यों जी आप लोग नहीं, आपकी में नहीं, ये जो भावबोध निवाले है ना, यहाँ इसके बाद कोमा नहीं होना चाहिए। यस्मिन 10 सहस्त्राणी जो एक श्लोक लिखा है ना, इसके नीचे देखो, पद्मंजरी में यस्मिन 10 सहस्त्राणी, और हे लक्ष्मी ये जो है उणादि कोश का शब्द है, तो ये ई जो है स्त्री आख्या वाला नहीं, पूरा स्त्री आख्या वाला है। और एक उदाहरण है हे यवागु, तो यहाँ यवागु में ये ह्रस्व हो जाता है संबोधन में, नदी संज्ञा होकर के, अंबार नद्यो रस्वा,
हे यवागु, यहाँ पर यवागु दीर्घ उकार था ना, यवागु लिए हुए कोई जा रहा तो नहीं कह देते ओ यवागु, ऐसे नहीं कह देते। सब्जी वाले को सब्जी नहीं कह देते। कुमारी की होती है गुरुजी नदी संजय। हाँ ई तो ये प्रत्यय है ना, हाँ वो नहीं होगा संजय विधु प्रत्यय ग्रहण है तदंत विधि ना होती। हाँ नहीं वो तो ठीक है, पर वहाँ प्रत्यय होने से प्रत्यय ग्रहण कहाँ है यहाँ? अच्छा ई तो सामान्य वर्ण ग्रहण है, वहाँ प्रत्यय पक्ष में कही है ना वो, यहाँ वर्ण का ग्रहण मान लिया। आगे जो है यंग वंग स्थान का निषेध किया है ना, नेंग वंग स्थानावस्थी आगे सूत्र आ रहा है, उसमें कहा है यंग वंग स्थान वाले ई उ, तो यंग वंग स्थान वाले तो ई वर्ण लिए जाएंगे। स्थान वाले अर्थ से वहाँ क्या स्थान का माने जिसके स्थान में यंग वंग होते हैं। स्थानीय था। हाँ इसी तरीके से गुरुजी बहुगण वतुदति संख्या में उसमें वती प्रत्ययांत फिर क्यों ले लेते हैं जब वती प्रत्यय पढ़ दिया? हाँ वो तो असंभव होने से फिर ऐसा करना पड़ता है ना, सामान्य नियम है, अपवाद में फिर आ जाते हैं। वतु होते हुए भी वतु प्रत्यांत ही लिया जाएगा। उसकी क्या संज्ञा कर रहे हैं? वतु बहुगुण वतु संख्या संज्ञा, केवल वतु की संख्या संज्ञा से प्रत्यय नहीं हो पा रहे हैं, वत्वंत से प्रत्यय हो पा रहे हैं। कई जगहों पे ऐसे करते हैं, वो अपवाद है सारे। हम्म मुझे लक्ष्मी शब्द स्त्रीलिंग आख्या वाला प्रयोग से कह रहे हैं। हाँ पूरा शब्द स्त्री आख्या वाला है ना कि ई, लक्ष्मी का जो ई है ना, लक्षेर मुठ चौणादि कोश का शब्द है, तो लक्ष्मी शब्द स्त्री आख्या वाला है। ई जो है वहाँ पर स्त्री का कोई प्रसंग नहीं है। हाँ ये प्रयोग से तो जो यहाँ भी तो दोनों लिंगों में प्रयोग होते हैं उसको नहीं बोलेंगे। ना, ये तो लक्ष्मी स्त्रीलिंग में ही होता है। ऐसे ही रख लिया है उणादि कोश। वो तो रख लिया और फिर स्त्री का वाचक मानते हैं शब्दों का। देते हैं एक कार्य उदाहरण और एक दूसरा क्या बताते हैं? रूपोदाहरण, रूप उदाहरण कार्य उदाहरण का मतलब होता है कि उसका रूप हमारे को मिल रहा है, कार्य चाहे बेशक ना हो, रूप मिल रहा है। जैसे इंद्र शब्द है, संयोग संज्ञा करते हैं ना, तो इंद्र में ये रूप उदाहरण है, कार्य उदाहरण नहीं। न दे रहे कि संयोग संज्ञा होने से यहाँ पर तो कुछ लाभ नहीं है। इंद्र केवल बनाया हमने, इंद्र, कहीं इंद्रियति बनाएंगे ना, इंद्रम इच्छति इंद्रियति, और इंदी दिद्री सती जैसे सन्ने को सूत्र लगाएंगे तो वहाँ जरूरत पड़ सकती है। मूठ करने के बाद गुरुजी लक्ष्मी इसमें मूठ जो उणादि कोश में ई तो कहीं से आया होगा ना? प्रत्यय, प्रत्यय है वहाँ। और प्रत्यय को स्त्री आख्या वाला नहीं लिया, पूरे शब्द को ही। नहीं ऐसा कहा थोड़ी है कि वहाँ स्त्रीलिंग में ही प्रत्यय होता है, वो तो ऊपर से उसका स्त्रीत्व जाना जाता है लोक से। तो यहाँ दूसरा पक्ष लिया है, दो पक्ष संभव थे। ई उ स्त्री के आख्या वाले की नदी संज्ञा होती है, ईकारांत उकारांत स्त्री के आख्या वाले की नदी संज्ञा होती है, तो ये वाला पक्ष लिया है निर्णय करके कि इसी में ज़्यादा हमारी संगति बैठेगी। ईकारांत उकारांत स्त्री की आख्या वाले नदी संज्ञक होते हैं। ठीक है, टिप्पणी में यहाँ विरोध इत्येव न्यास से इसका क्या मतलब है? क्या दिया? मूल काशिका में हमारे जो तो ऊपर वाले सूत्र ऊपर वाले सूत्र का है, तुल्य बल विरोध है, विरोधा विप्रतिषेध, तुल्य बल विरोधा विप्रतिषेधा, दो पाठ मिलते हैं। विप्रतिषेध माने विरोध, तुल्य बल विरोधा और विरोधा दो तरह का पाठ है ना, तो वो दिखाया है कि विरोधो विप्रतिषेधा ऐसा भी मिलता है, तुल्य बल विरोधो विप्रतिषेधा ये भी मिलता है। तुल्य बल विरोध है एक शब्द और विरोध है एक शब्द, दो तरह का पाठ मिलता है विप्रतिषेध की व्याख्या करते हुए। समझ गए?
विरोध विप्रच्छेद, तुल्य बल विरोध विप्रच्छेद, ऐसे 2 तरह का पाठ मिलता है, ये कहा है। हाँ जी, तो आगे देखिए, नदी संज्ञा के क्या लाभ मिलेंगे? आण नद्या है, गेराम नद्याम निभ्या है, नद्रितश्च है, ह्रस्व नद्यापो नुट है, अंबार नद्यो ह्रस्वा है, ये सारे सूत्र लग जाते हैं। यू इति किम, सूत्र में यू क्यों पड़ा? कहते मातृ द्वित्री शब्द है। जैसे यदि सूत्र में यू हटा देते, केवल स्त्री आख्या वाला कह देते, तो इसकी भी नदी संज्ञा हो जाती, इसकी भी नदी संज्ञा होती, तो फिर यहाँ जो गे विभक्ति है ना, आण नद्या से यहाँ भी 8 आगम होता, और फिर ये वृद्धि होकर के आई, तो मात्रे शब्द बनता है। और क्या बनने लगता? मात्रई बनने लगता, अनिष्ट रूप, दुहित्रई बनने लगता। स्त्री आख्यो इति किम, ये ग्रामणी शब्द है। ग्रामम नयति, ग्राम उपपद रहते नी धातु से, क्विप प्रत्यय सर्वापारी लोप हो गया। सेनानी, खलपू, ये जो शब्द हैं स्त्री की आख्या वाले नहीं है। ये तो ये शब्द ऐसे हैं कि किसी के साथ भी, विशेषण शब्द हैं, किसी के साथ भी जोड़ सकते हो। ग्रामणी ब्राह्मणी भी हो सकती है, ग्रामणी पुरुष भी हो सकता है, बाद में नय को नय हो जाएगा। सयसाम ग्रामणी, सयसाम ग्रामणी पढ़ा है ना, निपातन किया है। यदि इसकी नदी संज्ञा हो जाए तो आण नद्या से 8 आगम। हाँ, विशेषण नहीं डालते तो नदी संज्ञा, नदी संज्ञा होने से आण नद्या 8 आगम, और 8 से वृद्धि और मात्रे बनने लगता। ग्रामणी में स्त्री के आख्या वाला यदि हटा दें, केवल मान लीजिए यू कह दें, तो यहाँ पर भी इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी, और नदी संज्ञा होगी तो अंबार नद्यो ह्रस्व अधिकारी होने लगेंगे। ये तो रूपोदाहरण है, ग्रामणी तो रूपोदाहरण दिया है। यहाँ पर संबोधन में जब रूप बनाएंगे ना, तब दिक्कत आएगी। हे ग्रामणी बनने लगेगा, हे ग्रामणी मतलब सु का फिर लोप हो जाएगा। जैसे रस हुआ, एंग रस्वात संबुद्धे, संबुद्धि का लोप कर देगा। ग्रामणी, सेनानी, खलपू रूपोदाहरण है। स्त्रियाख्यो इति किम, सूत्र में स्त्रियाख्यो क्यों पड़ा? ई ऊ कह देते तो यहां भी हो जाती, यहां भी नदी संज्ञा हो जाती। ठीक है, आगे देखिए, आख्या ग्रहणम किम, सूत्र में आख्या क्यों पड़ा? शब्दार्थे स्त्रीत्व यथा स्यात् पदांतराख्य माभूत, जिस शब्द का शब्दार्थ ही स्त्री बने वहीं पर नदी संज्ञा हो, दूसरे शब्द के सानिध्य से जहां स्त्रीत्व आता हो तब जो है नदी संज्ञा न हो। जैसे ग्रामणी शब्द अपने पास देखिए, और ये है स्त्री, स्त्री शब्द साथ में पढ़ा जाएगा तो ग्रामणी स्त्री आख्या वाला बनेगा। केवल ग्रामणी है, गांव की मुखिया, कोई सरपंच, ब्राह्मणी, तीनों लिंगों में आता है ये ग्रामणी शब्द। पर ये जो विशेषण जो इसके साथ शब्द डालेंगे ना, उससे निर्धारित होता है इसका लिंग। ग्रामम नयति, गांव को जो ले जाए आगे। ग्रामवासी और ग्रामणी अलग-अलग हैं? ग्रामीण गांव का नेता नहीं, गांववासी अलग चीज है, ग्रामणी अलग। गांव का नेता स्त्री भी हो सकती है, आजकल तो बहुत सरपंच बन रहे हैं। और ग्रामणी जो है पुल्लिंग भी होता है। प्रयोग में ऐसा होता है ना कि ग्रामणी कहने से गांव में रहने वाले, नहीं, ग्रामणी कहने से गांव में रहने वाला थोड़ी। ग्रामम नयति ग्रामणी, गांव की मुखिया, नीमानी मुखिया। तो शब्दार्थ स्त्रीत्व हो ना, ध्यान दीजिए, शब्दार्थ स्त्रीत्व हो तभी नदी संज्ञा होती है। और यदि पदांतर आख्य स्त्रीत्व माभूत, जहां पर भिन्न पद के द्वारा जो है स्त्रीत्व अर्थ निकले, तब नहीं होती नदी संज्ञा। स्त्री शब्द यदि साथ में पढ़ोगे ना, तब इसका स्त्री अर्थ निकल रहा है, स्वतः नहीं निकल रहा। अकेला ग्रामणी शब्द बोलोगे तब अब निकल नहीं रहा ना इसका अर्थ। दोनों लिंगों में होगा ना, दो लिंग नहीं हो सकता है फिर, और
ये तो तीनों लिंगों में हो सकता है, पर ऐसे शब्दों की नदी संज्ञा नहीं होगी जिन शब्दों को स्त्रीत्व बताने के लिए दूसरे शब्द का सहयोग लेना पड़ रहा है। जैसे गुरुजी गौ बताने अयम गौ कहेंगे तो फिर वहां तो नदी संज्ञा की कोई बात ही नहीं, ईऊ पढ़ा है। नहीं, यहाँ पर जो है ग्रामणी शब्द कोई ब्राह्मणी है या ग्रामणी ब्राह्मण है, ब्राह्मणी की भी नहीं होगी, यूं कह रहा हूं। ब्राह्मणी के लिए जब बोला जाएगा ना तो भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा शब्द यहां पर देखना चाह रहे हैं पाणिनि जो शब्द केवल मात्र स्त्रीलिंग में बोला और अपने आप में सक्षम हो स्त्रीत्व अर्थ को बताने में। ग्रामणी अपने आप में सक्षम नहीं है ना। ग्रामणी शब्द तो पुल्लिंग, ग्रामणी ब्राह्मणा ऐसा भी होता है, और ग्रामणी ब्राह्मणी ये भी होता है, दोनों होते हैं ना। यही शब्द दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। नपुंसकलिंग में ह्रस्व हो जाता है उसको, ह्रस्व नपुंसके ग्रामणी ब्राह्मण कुलम। पुल्लिंग में तो ह्रस्व भी नहीं होता है, और एक ही जैसा शब्द रहता है। ब्राह्मण को भी यही शब्द कहता है, ब्राह्मणी को भी यही कहता है, तो इसकी ब्राह्मणी अर्थ में प्रयोग होने पर भी नदी संज्ञा नहीं होगी। हाँ, ग्रामणी शब्द ऐसा है। ब्राह्मणी की तो हो जाएगी, ग्रामणी की नहीं होगी। ग्रामण्य स्त्रिय, देखो नदी संज्ञा हो जाती तो ग्रामण्य थोड़ी बनता, क्या बनता? ग्रामण्य, 8 आगम हो जाता, 8 हो जाता, ए 8 वृद्धि आई, एर ने का संयुक्त पुरुष लगा लो। यहां पर ना यंग आदेश पाता है ग्रामणी को, ये क्विबंत शब्द है, धातु को नहीं छोड़ता है, यंग आदेश पाता है, उसको बाद कर एर ने का संयुक्त पुरुष यण आदेश होता है। ग्रामण्य, ग्रामण्य नहीं बनेगा, ग्रामण्य बनेगा, ग्रामण्य ऐसा बनेगा चतुर्थी में। और यहाँ पे ग्रामणी ब्राह्मणी करेंगे तब भी ग्रामणी में विसर्ग रहेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ लोप नहीं होता है इसका विसर्ग का। हल्ग्या व्योदीर्घा सूत्र में घी और आप से उत्तर सुलोप होता है, यहाँ घी आप नहीं है। ये ग्रामणी में जो नी है ना, घी और आप का नहीं है ये। नी धातु बताया ना, ग्रामम नयति, ग्राम उपपद रहते, नी धातु से क्विप प्रत्यय किया, क्विप का सर्वापहारी लोप हो गया और नय को नय हो गया, ग्रामणी शब्द है ऐसा। ये तो गीप गीस गीन नहीं है, ग्रामन थोड़ी है। ग्राम उपपद रहते, नी धातु बार बार बोल रहे हैं, तो ग्रामण्य स्त्रिय, स्त्री धातु से स्त्रिय बनेगा ना, क्योंकि इसकी तो नदी संज्ञा हो जाती है। और आगे गे विभक्ति, और गे के पर रहते 8 और 8 वृद्धि, और स्त्री को इयंग हो गया स्त्रिया सूत्र से। अच्छा सुना तो नहीं, यंग स्त्रिया सूत्र से होगा। यहाँ पर जैसे ग्राम को ऊपर बना दिया तो और किन किन को ऊपर बना सकते हैं? किसी को भी, सेनाम नेति सेनानी, सेना का ले जाने वाला सेनानी, ग्राम को ले जाने वाला ग्रामणी। उपसर्ग क्या? उपसर्ग तो अलग चीज है, वो तो उपसर्ग के बाद भी उपपद देखते हैं। जैसे स्त्रियम आचक्षा तो स्त्रियम उपपद है, और आंग पूर्वक चक्षिंग धातु से ख्या धातु से हो रहा है। सेनानी भी दोनों में प्रयोग हो जाएगा। हाँ उस समय क्या होता है इस तरह का? हाँ, और जो है कोई और, जैसे मान लीजिए कक्षानी, कक्षा का जो आजकल मॉनिटर होते हैं ना, उसको कह सकते हो कक्षाणी। ये स के कारण से न को न हो जाएगा ना। ये पुल्लिंग में भी होगा, स्त्रीलिंग में भी ऐसा ही बनेगा बस। खलपु शब्द से खलपवई, खलपवे स्त्रीय बनेगा। खलपु शब्द में भी वही स्थिति है। खलम पुनाति खलपु, कोई ब्राह्मणी भी हो सकती है, कोई ब्राह्मण भी हो सकता है। पु धातु
जो जो खलियान होता है ना उसको बरसाने वाला, उसको मतलब वो साफ करने वाला खलियान होता है ना, खलियान। तो पहले उसको वो करते थे, गाहन करते थे, मतलब ऊंट से या गाड़ी से या किसी उससे ऐसे डालकर फर्श के ऊपर। नहीं नहीं, पूरा खेत ये कटेगा ना, जैसे आजकल तो मशीन में काट देते हैं, पहले ऐसे होता था, ऐसे डाल देते थे, बैल चलाते थे उसके ऊपर, फिर उसको ऐसे उड़ाते थे, उसके भूसे को उड़ाते थे। हाँ, तो खलपू जो है यहाँ पर खलपवे, यहाँ खलपवे की नदी संज्ञा नहीं होगी, ये दिखाना चाह रहे हैं। आख्या ग्रहण का प्रत्युदाहरण है, शब्दार्थ स्त्रीत्व होगा ना तभी होगा, पदांतर आख्य स्त्रीत्व होगा, पदांतर की आख्या वाला स्त्रीत्व होगा तो नहीं होगा। नदी प्रदेश माने नदी संज्ञा कहाँ लाभ मिलेगा, नद्या इत्यादि। ठीक हो गया। नेंगुंग स्थानावस्त्री पूर्वेण अति प्रसक्ता नदी संज्ञा प्रतिसिध्यते, वही उत्तर जो ग्रामणी ब्राह्म स्त्री में नहीं होता है। दोनों लिंगों में प्रयोग होता है। हाँ, मतलब पदांतर के द्वारा इसका स्त्रीत्व जाना जाता है। जो दूसरा पद है ना, पदांतर मानी दूसरा पद, दूसरे पद के द्वारा इसका स्त्रीत्व जाना जाता है खलपू शब्द का। ठीक हो गया। अगला सूत्र जो है इसका पदच्छेद है, न इयंग स्थानव अस्त्री। पूर्व सूत्र से अतिव्याप्ति हो रही थी, उसका निषेध कर रहे हैं। अति प्रसक्ता नदी संज्ञा प्रसिद्ध थे। स्थिति, यहाँ स्थान शब्द का अर्थ है स्थिति, भाव में लुट है। स्थान शब्द में भाव में लुट है और स्थिति में भाव में क्तिन है। स्था धातु से क्तिन प्रत्यय किया, स्था के आ को ह्रस्व स्वीकार हो गया, द्यति स्यति मां स्थामिति की थी। और इसमें बहुव्रीहि है, इयंग उवंगो स्थानम अनयो, षष्ठ्यर्थ में बहुव्रीहि है, द्विवचन से विग्रह कर रहे हैं। इयंग और उवंग की, ये तो द्वंद्व है, इयंग और उवंग की स्थिति है जिस ई उ के स्थान में। स्त्री शब्द को छोड़कर नदी संज्ञा होती है। ऐसा शब्द जैसे क्विप प्रत्यांत है, ये देखो, ये जो श्री शब्द है ना, ये क्विप प्रत्यांत है। तो श्री धातु से क्विप होता है और क्विप का सर्वापारी लोप होता है और इसको दीर्घ हो जाता है। ये क्विबंत शब्द धातु धर्म, वची प्रछि आयतस्तु कट प्रुजुषी नाम दीर्घत्वम असंप्रसारणम से एक वो दिखाया था ना, शब्द प्राट बनाया था तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में 178 नंबर सूत्र पर, 3-2-178 पर वार्तिक है ना, उससे होगा। तो ये क्विबंत धातु को नहीं छोड़ता। अब आगे इसकी स्थिति क्या है, इस शब्द की आगे जब प्रत्यय आते हैं ना औ आदि, तो इसको इयंग हो जाता है। अचिष्णु धातु भ्रुआम, इसको इयंग हो जाता है। तो ये इयंग की स्थिति है जिस ई के स्थान में, इयंग आकर के बैठता है जिस ई के। हाँ, तो इयंग वंग स्थिति वाला है ये, इयंग वंग की स्थिति वाला ई है ये। और ऐसा जो शब्द है इयंग वंग स्थानम अनयो इयंग स्थानो यौ ई उ, इयंग वंग की स्थिति है जिस ई उ के स्थान में, उसकी नदी संज्ञा नहीं होती स्त्री शब्द को छोड़कर। यहां पर जो है, यहां पर ऐसा लग रहा है कि वर्ण ग्रहण जो है ना, उस ऊपर वाले सूत्र में वर्ण ग्रहण, यू स्त्र्याख्यो नदी जो सूत्र था ना, इससे तो पता लगता है कि वर्ण ग्रहण है। यहाँ ई उ, यू स्त्र्याख्यो नदी में जो ई और उ वर्ण लिया जाएगा, यहाँ पर ई और उ की स्थिति है जिस। अब ये ऐसा स्त्री आख्या वाला शब्द, स्त्री आख्या वाला तो पूरा है, पर ई को कैसे कहोगे स्त्री आख्या वाला? समुदाय में जो शब्द का प्रयोग होता है तो अवयव भी उसका एक हिस्सा भी स्त्री आख्या वाला, ऐसा मान करके कह रहे हैं।
सूत्र के अर्थ का कोशिश करो समझने की। वो कह रहे हैं, आरोप कर दिया, यूं समझ लो आप, मतलब समुदाय की जो नदी संज्ञा होगा ना, उसका जो अवयभूत ई है उसमें स्त्रीत्व का आरोप कर दिया है। आरोप तो जो है अतस्मिन से, आरोप का मतलब जो नहीं है उसमें दूसरी चीज का आरोप। तो स्त्री आख्या वाला तो पूरा ये शब्द है स्त्री आख्य, तो ई के ऊपर आरोप कर दिया समुदाय का, समुदाय धर्म का अवयव के ऊपर आरोप कर दिया। पकड़ में आ रही है? समुदाय धर्म जो स्त्रीत्व था उसका अवयव के ऊपर आरोप कर दिया है, हैं? तो यहाँ वर्णक्रम का क्या कर रहे थे गुरुजी? वो नहीं आया। ई और मैं यूं कह रहा था कि इयंग उंग की स्थिति है जिस ईऊ के स्थान में। अब ये जो है ये इयंग तो इसकी स्थिति वाला है ना, ये ई, ऐसा जो स्त्रीलिंग वाला शब्द स्त्री आख्यों की अनुवृत्ति है, ऐसा स्त्रीलिंग वाला शब्द। तो मैं ये कह रहा था इस शब्द से हम जब बहुब्री समास करते हैं तो अन्य पदार्थ में ई पर जाते हैं ना हम,